हाँ, अब हमने क्वालिटेटिवली देख लिया बेटा, कम ज्यादा कैसे हो जाएगा। ठीक है ना, कितना कि फील्ड अंदर, कैसे फील्ड डायमैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में चेंज होता है। बट अब कितना कम ज्यादा होता है वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, उसको भी क्वांटिफाई करना जरूरी है कि इतना फील्ड हो गया अंदर, उसका भी कोई पैरामीटर होना चाहिए कि इतने फील्ड में रखा तो अंदर इतना मिलेगा। ठीक है ना, ये भी आना चाहिए अपन को। तो उसके लिए आप क्या करा, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहला उसके लिए आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, एक बार जल्दी से सुन लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजेशन नहीं, मैग्नेटाइजेशन अलग हो जाएगा, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये क्या है आपकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसको एच वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सा होता है, वही फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आप मटेरियल को लेके जा रहे हैं, मैग्नेटाइज करने बोलते हैं, कम ज्यादा होने की जो प्रोसेस है ना। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल कहलाती है। तो जिस फील्ड में आप ले जा रहे हैं इसको, वो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाएगा। वो फील्ड आपका हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसे लिखते हैं वो देख लो आप, कि मान लो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी नॉट वेक्टर है उस फील्ड की, जिसमें आप मटेरियल को रखने जा रहे हैं, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज बी नॉट वेक्टर। ठीक है, वो क्या है, बी नॉट वेक्टर है, तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या हो जाएगी, बी नॉट वेक्टर अपॉन म्यू नॉट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, वैसे फील्ड में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या कहलाएगी, बी नॉट वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। तो अभी डिफाइन करने का पर्पज भी समझ आएगा इसको। बट एक क्वांटिटी डिफाइन करिए जिसको क्या बोलते हैं, अभी ये ध्यान रखिए आप, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोला जाता है। अब इसमें और बी नॉट में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार लिख देता है वो, कई बार वो भी गलती से लिख सकता है, तो आप यूनिट से ध्यान रखिए, इसकी यूनिट अलग है बिल्कुल। ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर हो जाती है, यूनिट ऑफ एच वेक्टर क्या निकल के आएगी, एम्पियर पर मीटर। इसकी यूनिट निकल के आती है एम्पियर पर मीटर, यूनिट निकल के आती है इसकी। ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग की फील्ड की होता क्या है, जिस फील्ड में आप लेके जा रहे हैं मटेरियल को, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकल के आ जाएगी। एम्पियर पर मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर में नहीं होती, वो टेस्ला में गिवन होती है जनरली। ठीक है ना, ये आपकी एम्पियर पर मीटर में गिवन होगी। तो एक तो ये क्वांटिटी, दूसरी आती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या आती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, इसको अपन आई वेक्टर से डिनोट कर देंगे। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, मैंने बताया आपको, मटेरियल को ले जा रहे हैं तो एम वेक्टर इंड्यूस हो जा रहे हैं, नेट एम वेक्टर मटेरियल के अंदर आ जा रहा है, वो अपोजिट आ रहा हो या सेम डायरेक्शन में आ रहा हो, वो बात डिपेंड करती है कि मटेरियल आपका डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, बट नेट एम वेक्टर अंदर आ जा रहा है मटेरियल के। ठीक है, तो इस तरह के मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने पर यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे हैं दोबारा से आप ये इस तरह के मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने पर यूनिट वॉल्यूम जितना एम वेक्टर पैदा हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है बेटा,
पर यूनिट वॉल्यूम जितना एम वेक्टर पैदा हो जा रहा है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितना एम वेक्टर वही है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इसकी यूनिट भी वही होती है, आप निकालोगे तो वही आ जाएगी, इसकी भी एम्पियर पर मीटर ही होती है यूनिट इसकी। ठीक है ना, यूनिट इसकी भी एम्पियर पर मीटर है, इसकी भी एम्पियर पर मीटर है। डायमेंशंस को ये पूछ ले तो डायमेंशन ध्यान रखें, एम्पियर A1 T1 ऐसे लिखते हैं कि याद ही ना आ रहा हो किसी को। डायमेंशंस क्या होती हैं, A1 L1 L-1। ऐसा यूनिट जो है वो आपकी क्या है, एम्पियर है। ठीक है ना, 7 एसआई यूनिट्स में से एम्पियर एक वन ऑफ द एसआई यूनिट है, तो उसकी टर्म में डायमेंशन लिखते हैं, A1 लिखते हैं उसको। एमएलटी तो ध्यान है आप, एम्पियर के लिए A1 आता है। तो इसकी भी डायमेंशंस क्या होगी आपकी, इसकी भी वही होगी, A1 L-1 होगी इसकी। ठीक है, अब इसका एक और एक्सप्रेशन है, डिराइव नहीं कर सकते हैं, बहुत लिमिटेशन है हमारी फिजिक्स की, अभी फिजिक्स में भी अपन ने कुछ पढ़ी ही नहीं, बहुत ही कम है। ठीक है ना, तो उस लिमिटेशंस की वजह से हम इसका एक और फार्मूला, इससे वो कैसे आता है वो अभी नहीं निकाल सकते, बट याद रखना है क्योंकि काम में आएगा। ठीक है, इसका एक और रिलेशन है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो अंदर फील्ड पैदा हुआ है इस एम वेक्टर की वजह से, BI वेक्टर अपॉन म्यू नॉट होती है। ये दोनों फार्मूले जब भी जो यूज हो जाए आप उसको उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर को आप और क्या लिख सकते हैं, BI वेक्टर अपॉन म्यू नॉट कर सकते हैं, BI वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है आपका BI वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। BI वेक्टर क्या है आपका, इंड्यूस फील्ड है, और म्यू नॉट क्या है आपका, म्यू नॉट पता है आपको, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷। तो ये दो रिलेशन इसके हैं। पर यूनिट वॉल्यूम कितना एम वेक्टर इंड्यूस हो गया, वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। जिस फील्ड में उसको रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो होगी B0/म्यू नॉट। अब एक तीसरा पैरामीटर आता है, ठीक है ना, इस तरह के एनालिसिस में कि मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या होगा, उसमें एक तीसरा पैरामीटर है आपका जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हेलो, 3 बजे मैकेनिकल वेव्स, अभी भेजूंगा, अभी भेजूंगा अभी। ठीक है, अभी क्लास ही खत्म कर रहा हूँ, बस भेजता हूँ। ठीक है, चलो। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, देखो आप, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है काई एम है, काई एम बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, काई से एक ऐसी लाइन और एक इस तरह की लाइन। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये रेशियो होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, ये ध्यान रखें, ये स्केलर है और ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि ये किसका रेशियो कहलाता है, किसी भी मटेरियल को रखने पर एक्सटर्नल फील्ड में I/H का रेशियो उस मटेरियल की क्या कहलाता है, ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। ये फिक्स होती है मटेरियल के लिए। ठीक है ना, तो अब आपका देखो आई और एच अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं इस तरीके से कि आई वेक्टर इक्वल्स टू काई एम इंटू एच वेक्टर। अब आपको पता है आई वेक्टर तो जो है, ये जो एम वेक्टर, इनकी डायरेक्शन एच वेक्टर के अपोजिट हो सकती है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, बताइए आपको। बात हुई थी अपनी डायमैग्नेटिक में क्या होगा, ये जो एच वेक्टर की तो वही है जो एक्सटर्नल फील्ड की है, बट जो ये आपका एम वेक्टर इंड्यूस होंगे या अपोजिट होंगे ना, तो आई वेक्टर की डायरेक्शन एच वेक्टर के अपोजिट भी हो सकती है। ठीक है ना, आई वेक्टर की डायरेक्शन आपके एच वेक्टर के अपोजिट भी हो सकती है, तो इसलिए काई एम यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। तो किसके लिए नेगेटिव होगा, क्लियर है आपको, काई एम किसके लिए नेगेटिव होगा, काई एम,
हाँ, नेगेटिव फॉर डायामैग्नेटिक, नेगेटिव फॉर डायामैग्नेटिक। ठीक है ना? तो ये पैरामीटर है जो आपको बताता है कि मटेरियल क्या है। अगर आपको ये वैल्यूज गिवन है तो आप बता सकते हैं कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरा या फेरो में से कोई है। पैरा फेरो को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसकी वैल्यू काफी कम है। ठीक है ना? काईएम पॉजिटिव बट स्मॉल, ये सब नोट्स में अच्छी तरह लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेंगे नोट्स एक बार सारे। ठीक है ना? सारी चीजें मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब पढ़ लेंगे अच्छी तरह। ठीक है? जो बहुत ही काम की है, आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे रही है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो काईएम की वैल्यू क्या है यहाँ पर? काईएम की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो गई तो वो क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएगा। ठीक है? और पॉजिटिव स्मॉल है तो पैरामैग्नेटिक है, पॉजिटिव लार्ज है तो वो आपका फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। ठीक है ना? और काईएम जितना ज्यादा होता है तो ये ज्यादा बोला जाता है कि मटेरियल इज मोर ससेप्टिबल टू द फील्ड एंड हेंस कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड, मतलब अंदर एम वेक्टर ज्यादा स्ट्रांग पैदा होंगे उसके। ठीक है ना? तो कितना, इसलिए इसका नाम भी रखा गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है? अब एक लास्ट पैरामीटर आता है परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? तो आप इसको उल्टा समझाऊंगा मैं, देखो आप डेफिनेशन से ही रिलेट करके ज़्यादा काम यूजफुल रहता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये कैपिटल एच को डिफाइन करने का पर्पज ही ये था। ये आपका मान लो मटेरियल है। ठीक है ना? तो अंदर और बाहर कैपिटल एच की वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि कैपिटल एच क्या है वैसे समझो। कैपिटल एच, कैपिटल एच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अभी आपको कोई यूजफुल नहीं है क्योंकि हम इतना पढ़ते ही नहीं, बट आगे जाके आपको समझ आएगा जब आप मटेरियल्स के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कभी। ठीक है ना? तो आपको बहुत गहराइयाँ और समझ में आती है इसकी कि कैपिटल एच काफी यूजफुल पैरामीटर। अभी हमारा क्या है, कहीं का भी मैग्नेटिक फील्ड और वहाँ की परमिएबिलिटी, ये रेशियो ही कैपिटल एच है बेटा एक्चुअल। मैंने वहाँ पे इसको बी नॉट बाई म्यू नॉट डिफाइन किया है। ठीक है ना? बट कहीं का भी मैग्नेटिक फील्ड और वहाँ की परमिएबिलिटी का रेशियो क्या कहलाता है? एच कहलाता है। ठीक है ना? तो आप इसको म्यू को अगर बोर्ड में जैसे डिफाइन करने को आता है तो उल्टा करके डिफाइन कर देते हैं कि मटेरियल के अंदर फील्ड, ठीक है ना, और इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशियो क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी कहलाता है। ठीक है ना? अब जैसे बाहर था तो बाहर मान लो वैक्यूम था तो आपने बाहर एच क्या लिखा? बी नॉट बाई म्यू नॉट लिखा। अब यहाँ पर बी क्या है? अंदर फील्ड मान लो बी हो गया, तो परमिएबिलिटी कितनी है? म्यू है, तो यहाँ पर एच यहाँ से क्या लिखोगे? बी बाई म्यू, बट वो बाहर वाले के बराबर होगा। ठीक है ना? कैपिटल एच वही पैरामीटर है। फील्ड इंटेंसिटी तो चेंज हो गई मटेरियल को ले जाने पर, जब आप अंदर मैग्नेटिक फील्ड में ले गए मटेरियल को तो फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल बी तो चेंज हो गई। ठीक है ना? बट कैपिटल एच दोनों तरफ बाहर और अंदर सेम रहता है। ठीक है ना? कैपिटल एच की वैल्यू बाहर और अंदर सेम रहती है। ठीक है? तो इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं मटेरियल का, बी म्यू अपॉन वैक्यूम का म्यू नॉट, ये रेशियो रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाता है। और म्यू ये है बी बाई एच। ठीक है? तो ये आपके पैरामीटर चारों फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इसके बाद एक रिलेशन आता है बेटा, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेंस वाला पूछ सकता है। और इसकी एक्सरसाइज मैंने बहुत, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपके पैकेज की एक्सरसाइज 4। ठीक है ना? तो वो जब कर लें तब बता देना, मैं जिसके पास भी टाइम हो सॉल्यूशन तुरंत भेज दूंगा, उसके एक दो क्वेश्चन आपको देखने पड़ सकते हैं। ठीक है ना? बट उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, वैसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल जैसे उसमें दे रखे हैं। ठीक है ना? 13 या 14 क्वेश्चन है उसमें, तो वो अच्छी एक्सरसाइज है बिल्कुल। इसी पे मैग्नेटिक मटेरियल पे रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। हाँ बोलिए बेटा। बस बस तभी आएंगे, उसके अलावा नहीं। ठीक है ना? ये कहानी साइंस की है, जब हम मटेरियल साइंस पढ़ते हैं उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड का
जब हम मटेरियल्स को स्टडी करते हैं तब ये पैरामीटर आता है, उसके अलावा नहीं। ठीक है। देखिए आप, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी और उसकी ससेप्टिबिलिटी में क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? कि ससेप्टिबिलिटी पता हो तो परमिएबिलिटी निकाल दें। ठीक है ना। तो मैं बहुत बेसिक डिराइव कर रहा हूँ, बाकी कहानी मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं बहुत बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, इससे आप समझ पाए। ठीक है ना। ये जो पैरामीटर हमने लिए थे, बी नॉट हमने क्या लिया था, फील्ड आउटसाइड था बेटा ना, ये स्टैंडर्ड लेके चले हैं अभी अपन। फील्ड आउटसाइड को बी नॉट बोला था अपन ने। और बी आई जो था आपका इंड्यूस फील्ड है, मैग्नेटाइजेशन की वजह से अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के। ठीक है ना। इंड्यूस्ड फील्ड है ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। और बी क्या है, नेट फील्ड इनसाइड है। बी क्या है आपका, नेट फील्ड इनसाइड, मटेरियल के अंदर नेट फील्ड कितना होता है, वो आपका बी है, नेट फील्ड इनसाइड मटेरियल की। ठीक है। तो कभी भी जो अंदर का फील्ड है मटेरियल के, दैट विल बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी आई। वो आउटसाइड फील्ड प्लस इंड्यूस फील्ड के सम के बराबर होगा। ठीक है ना। अब ये प्लस माइनस से काम चल जाता है, एक ही लाइन के अलॉन्ग बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ा डेरिवेशन है इनकी, तो वहां नहीं जा रहे हैं अपन। मैं बहुत इजीली ये पता रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बोर्ड में भी ऐसे ही करना होता है, बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं। ठीक है ना। तब भी आपको ऐसे ही करना है कि नेट फील्ड इनसाइड क्या है, आउटसाइड, और जितना इंड्यूस फील्ड है। ठीक है। तो बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, बी नॉट को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच। यही होता है, आपने देखा भी एच की वैल्यू क्या होती है, एच यही तो होता है, कहीं एच निकालना है तो बी नॉट बाई म्यू नॉट। ठीक है। और आपके पास एक क्या लिख सकते हो आप, बी आई का भी पता है आपको, आई भी मैंने ऐसे डिफाइन किया, इंड्यूस फील्ड अपॉन म्यू नॉट। तो इसको बी नॉट को म्यू नॉट इंटू एच, और इंड्यूस फील्ड को म्यू नॉट इंटू आई लिख दिया मैंने। ठीक है ना। इसको म्यू नॉट इंटू आई लिख दिया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट इंटू एच कॉमन ले लिया, 1 + I/H आ गई। ठीक है बेटा। अब आपको बी बाई एच ये भी पता है, बी बाई एच को इधर ले जाओ तो ये अपने आप म्यू बन जाएगा। मैंने बोला कहीं का भी बी और वहाँ का एच, इन दोनों का रेशियो ही परमिबिलिटी कहलाता है मेट्रिक। तो बी बाई एच को इधर ले गए, ये म्यू नॉट आ गया, 1 प्लस ये क्या बन रहा है आपका, काई है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है ना। काई एम क्या है आपका, आई बाई एच ही तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है बेटा। ठीक है ना। और ये क्या बन गया आपका, म्यू बन गया कि नहीं बन गया, बताओ, ये म्यू बन गया। तो म्यू बाई म्यू नॉट क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से एक और चीज पता पड़ गई, वो भी ध्यान रखेंगे कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में रिलेटिव परमिएबिलिटी हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है ना। अभी रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, काई एम नेगेटिव होता है डायमैग्नेटिक के लिए। ठीक है। तो आप लिख देंगे म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 फॉर डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के लिए लेस देन 1 होगी, और ग्रेटर देन 1 या बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो वो फेरो हो जाएगा। नहीं तो पैरा एंड फेरो के लिए वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट है कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एटलीस्ट ढंग से लगा पाएँ, या वो पैकेज में जो एक्सरसाइज है वो कर पाएँ, या कोई भी मेन का प्रॉब्लम कर पाएँ। ठीक है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना है आपको, एच की डेफिनेशन, आई की डेफिनेशन, काई का फार्मूला, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है ना। और ये ध्यान है तो फिर आप नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं, देखो पीडीएफ के, जल्दी से बताओ कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना। या मैं बता देता हूँ, चलो उसको मैं